बहुत पुराने समय की बात है। विंध्य पर्वत की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, मंगलपुर। गांव के बाहर फैले खुले खेतों में एक सुबह एक युवती मिट्टी में गोबर के उपले थाप रही थी। उस युवती का नाम था चंपा। काम करते करते वह मुंह में इलायची चबा रही थी और धीमी सी लोक धुन भी गुनगुना रही थी। उसके चेहरे पर मेहनत की थकान नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की एक अलग सी चमक थी। उसी कच्चे रास्ते से उस दिन राजा एक युवराज अर्जुन देव अपने घोड़े पर सवार होकर निकला। वह अपने स्वभाव में तेज, घमंडी, शरारती माना जाता था। जैसे ही उसकी नज़र उपले थापती उस सुंदर युवती पर पड़ी, उसके होठों पर एक चालाक सी मुस्कान फैल गई। उसने घोड़े की लगाम खींची, पास आकर बोला, अरे इलायची चबाने वाली खेतों की रानी, जरा यह तो बता, इस गांव का नाम क्या है? चंपा ने बिना घबराए उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, और तुम घोड़े पर उतरने वाले साहब, नाम जानने से पहले अपनी अकड़ उतारना सीखो। गांव का नाम है मंगलपुर। उसकी निर्भीकता और तीखे शब्द सुनकर युवराज का चेहरा तमतमा उठा। उसकी पहली बार उसकी साधारण लड़की ने इस तरह पलटकर जवाब दिया था। घमंडी से भरे स्वर में वह बोला, आज तुमने मेरी शान को चुनौती दी है। याद रखना, युवराज अर्जुन देव ने घमंड से कहा, कल तुम्हारी किस्मत मेरी कहानी बनेगी। मैं तुमसे विवाह करूंगा और चौथे फेरे में तुम्हें बीच राह में छोड़ दूंगा। ना तुम पूरी दुल्हन बन सकोगी और ना ही कुमारी रहोगी। इतना कहकर वह मुड़ने लगा, लेकिन चंपा उसे यूं जाने देने वालों में से नहीं थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, और सुन राजमहल के राजकुमार, अगर तेरे ही बेटे से तेरे घमंड की धूल ना चटवाई और तुझे सबके सामने लज्जित ना करवाया, तो समझ ना कि मैं खेतों में पली साधारण बेटी नहीं हूँ। उसके शब्द तीर की तरह अर्जुन देव के हृदय में छुप गए। वह बिना कुछ कहे घोड़े को एड़ लगाकर वहां से लौट गया। राजमहल पहुंचते ही युवराज का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। उसने भोजन करना छोड़ दिया, चेहरे से हंसी गायब हो गई और वह अक्सर अकेले में खोया रहता। महाराज प्रताप और महारानी सौम्या बेटे की यह दशा देखकर चिंतित हो उठे। एक दिन महारानी ने कहा, स्वामी, नया खून है, शायद कोई बात है जो हमसे नहीं कह पा रहा। राजा ने कुछ सोचकर कहा, तो फिर उसके सबसे करीबी मित्र को बुलाओ, शायद उसी के सामने उसका मन खुल जाए। अगले ही दिन युवराज ने घनिष्ठ मित्र नीलकंठ को बुलाया गया। तब वह अर्जुन देव के पास पहुंचा और प्रेम से हालचाल पूछा तो युवराज का सब्र टूट गया। उसने खेतों में काम करने वाली उस लड़की की पूरी घटना सुना दी और यह भी बताया कि उसने कैसी चुनौती दी थी। अंत में भारी स्वर में बोला, मैं उसे चौथे फेरे में छोड़ने की धमकी दे आया हूँ। अब वह चुनौती कैसे पूरी होगी? अपने मित्र की उदासी भरी बातें सुनकर नीलकंठ हंस पड़ा। उसने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे अर्जुन देव, इतनी सी बात तू राजकुमार होकर उपवास पर बैठ गया? चिंता छोड़ो, नीलकंठ ने आत्मविश्वास से कहा, इसका हाल मैं खुद निकालता हूँ। युवराज अर्जुन देव ने संदेह से पूछा, पर मेरे पिता इस झमेले में क्यों पड़ेंगे? नीलकंठ मुस्कुराया, बस मुझ पर भरोसा रख। इतना कहकर वह सीधे महाराज प्रताप देव के दरबार में जा पहुंचा। उसने पूरी सच्चाई बताए बिना आधी बात रखी। महाराज, उसने हाथ जोड़कर कहा, युवराज का मन पास के गांव की एक जमींदार की बेटी पर आ गई है। उसी उलझन में वह भोजन तक नहीं कर पा रहा। यह सुनते ही राजा हंस पड़ा, तो बस यही बात थी, कल ही रिश्ता भिजवा देते हैं। अगले ही दिन राम पुरोहित को आदेश मिला कि वह गांव मंगलपुर जाकर जमींदार हरिदत्त के घर युवराज के विवाह का प्रस्ताव रखे। जब यह प्रस्ताव हरिदत्त के घर पहुंचा तो पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। कहाँ राजमहल का युवराज और कहाँ हम साधारण हर लोग। हरिदत्त का मन आशंकाओं से भर उठा। उसका दिल इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन राजा के आदेश को ठुकराने का साहस भी उसमें नहीं था। आखिरकार भारी मन में उसने हार कर दी। जब यह समाचार उसकी बेटी चंपा तक पहुंचा तो वह चुप रह गई। उसने पिता से कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे याद थी अर्जुन देव की आंखों में भरा घमंड और उसके शब्दों में छिपी हुई भयानक धमकी। नियत दिन पर राजमहल से बारात मंगलपुर पहुंच गई। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच विवाह की सारी रस्में शुरू हुई। पंडित ने मंत्र पढ़ने आरंभ किया और चंपा को मंडप में बुलाया गया। 3 फेरे शांति से पूरे हो गए। जैसे चौथे फेरे की बारी
आने लगी। अचानक युवराज अर्जुन धरती पर गिर पड़ा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। नीलकंठ और उसके अन्य साथी पहले से तैयार थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में शोर मचा दिया, युवराज को दौड़ा पड़ा है, जल्दी पालकी लाओ। घरबड़ी में अर्जुन देव को पालकी लिटाया गया और पूरी बारात लेकर उसे तुरंत वापस लौट गई। पल भर में सजा हुआ मंडप सूना रह गया, लेकिन इस पूरे हंगामे में किसी की नज़र चंपा पर नहीं पड़ी। उसने चुपचाप युवराज की कमर में लटकती हुई कटार निकाल ली थी। जैसे ही बारात गांव से बाहर निकली, चंपा ने वही कटार अपने सामने रखी और पंडित से शांत स्वर में कहा, पंडित जी, फेरे पूरे करवाइए। और इस तरह उसने अकेले ही विवाह की रस्म पूरी कर ली। समय बीतता गया, लेकिन राजमहल से कोई उसे लेने नहीं आया। हरिदत्त के पास भी इतना साहस नहीं था कि वह राजा के दरबार में जाकर अपनी बेटी के साथ हुए इस अपमान की फरियाद कर सके। गांव में सब कुछ पहले जैसे दिखता था, लेकिन चंपा भीतर ही भीतर टूटती जा रही थी। वह दिन ब दिन और चुप होती गई। उसके मन में बस एक ही बात आग की तरह जलती रही, मैंने अपना वचन निभा दिया, अब मेरी बारी है। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरा मन बहुत अशांत है, यदि आप अनुमति दे तो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ, शायद वहाँ मुझे शांति मिल जाए। हरिदत्त ने सोचा कि यात्रा से उसकी बेटी का दुख कम हो सकता है। उसके बिना किसी संदेह की अनुमति दे दी और रास्ते के खर्च के लिए पर्याप्त धन भी दे दिया। और इसी तरह चंपा अपने घर से निकल पड़ी। लेकिन यह यात्रा तीर्थ के लिए नहीं थी, यह बदले की राह थी। चंपा का इरादा कभी तीर्थ जाने का ही था ही नहीं। उसका असली लक्ष्य था अर्जुन देव से बदला लेना। अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार वह उसी राजधानी देवगढ़ जा पहुंची जहां महाराजा प्रताप देव का राज चलता था। पिता से मिले धन से उसने नगर की बाहरी बस्ती में एक सादा लेकिन साफ सुथरा घर ले लिया। अब वह खेतों में पली चंपा नहीं थी, बल्कि खुद को माधवी नाम की एक साधारण ग्वालिन बताने लगी। सिर का हल्का सा घूंघट, चेहरे पर मासूमियत और चाल में सहज सरलता। उसने अपने रूप और व्यवहार को इस तरह ढाल लिया था कि कोई उसे पहचान नहीं सकता था। उसने बढ़िया नस्ल की कुछ गायें खरीदी। रोज उन्हें चारा नहीं बल्कि किशमिश, बादाम और तरह तरह के सूखे मेवे खिलाती थी। कुछ ही दिनों में गायों का दूध इतना गाढ़ा मीठा हो गया कि पूरे नगर की इसकी चर्चा होने लगी। माधवी ने उस दूध से दही जमाना शुरू किया। हर शाम सजे हुए चौराहे पर अपनी मटकी रखकर बैठ जाती थी। जो भी दाम पूछता था वह शांत स्वर में 100 रुपये कटोरी। उस जमाने में 100 रुपये सुनते ही लोग चौंक जाते थे। एक दिन युवराज का मित्र नीलकंठ उधर से निकला। उसने भी दही का भाव पूछा। कीमत सुनकर उसे लगा कि दही में जरूर कुछ खास बात होगी। उसने दही खरीदी और सीधे राजमहल पहुंचकर अर्जुन देव को चखा दिया। जैसे ही अर्जुन देव ने पहला और मुंह में रखा, उसकी आंखें चमक उठी। ऐसा स्वाद उसने जीवन में पहले कभी नहीं चखा था। हैरानी से उसने पूछा, यह कहाँ से लाए हो? नीलकंठ हंसते हुए बोला, नगर के चौराहे पर एक ग्वालिन बैठती है, उसी की दही है। अर्जुन देव के मन में उत्सुकता जाग उठी, जिसकी दही इतनी अनोखी वह स्वयं कैसी होगी। और अगले ही दिन वह खुद चौराहे पर जा पहुंचा। वह माधवी अपनी मटकी के पास शांत और स्वभाव से बैठी हुई थी। जैसे ही अर्जुन देव सामने आया, माधवी ने अपनी नज़रें झुका ली। अर्जुन देव ने उसे पहचान नहीं सका, लेकिन उसकी सादगी और स्वाभाविक सौंदर्य ने उसके मन को बांध लिया। इसी तरह दिन बीतने लगे। दही के बहाने अर्जुन देव रोज चौराहे पर आने लगा। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा, हंसी ठहाके होने लगे और अनजाने में ही दोनों के बीच एक अलग सा रिश्ता पनप गया। एक दिन माधवी ने उसे अपने घर आने का न्योता दे दिया। यही वह पल था जिसका वह मन ही मन लंबे समय से इंतजार कर रही थी। कुछ महीनों बाद माधवी ने अर्जुन देव को अपने गर्भवती होने का समाचार दिया। यह सुनते ही अर्जुन देव घबरा गया, लेकिन माधवी ने शांत स्वर में कहा, अब मुझे अपने गांव लौटना होगा। बहुत दिन हो गए, घर वाले चिंता कर रहे होंगे। अर्जुन देव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। विदा होते समय अर्जुन देव ने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारकर उसके हाथों में रख दी और कहा, जब भी इस राज में आओ, पहरेदारों को यह दिखा देना, सीधे राजमहल पहुंच जाना। यह अंगूठी माधवी ने अपने गांव लौट आई। कुछ महीनों बाद उसने एक तेजस्वी, मजबूत शरीर और चमकती आंखों वाले पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन उसने अपने माता पिता हरिदत्त को अपनी पूरी योजना बता दी। पिता सब कुछ सुनकर अवाक रह गया, लेकिन बेटी के साहस और दृढ़ निश्चय के आगे वह कुछ कह न सका। लड़का तेजी से बड़ा होने लगा। उसकी ताकत और चतुराई पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। खेलकूद में वह अपने हम उम्र बच्चों से कहीं आगे था। एक दिन खेलते खेलते उसने गांव के एक बालक को पकड़ लिया और
पीठ पर चढ़ गया। आज तू मेरा घोड़ा बनेगा। जिसके बालक ने उसकी घोड़ा बनाया था उसे वीर ने पूरी तरह पीट दिया। रोता बिलखता हुआ लड़का अपने घर पहुंचा और सारी बात अपनी माँ को बताई तो यह सुनते ही उस औरत का खून खौल उठा। गुस्से से भरी हुआ सीधी माधवी के घर जा पहुंची और तीखे शब्दों में बरस पड़ी। पता नहीं किस कुल का बच्चा पाला है तूने, पूरे गांव के बच्चों की नाक में दम कर रखा है। इसने जब मन करता मारता, जब मन करता पीट देता। उसकी कड़वी बातें बाहर खड़े वीर ने सुन ली। उसके भीतर जैसे आग लग गई। औरत जाते हुए अपनी माँ के सामने आ खड़ा हुआ, आंखों में गुस्सा और आवाज़ में कपकपी थी। मुझे मेरे पिता का नाम बता दो, नहीं तो मैं खुद को भी ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें भी। मैं तुम्हें माँ मानना भूल जाऊंगा। माधवी की आंखें भर आई। कांपते हाथों से उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोली, मैं तुझे सच बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। वीर चौंक गया। कौन सी शर्त माँ? माधवी ने दृढ़ स्वर में कहा, तू अपने पिता के घमंड का मुंह काला करेगा और उसे 7 जूते मारेगा। वीर अवाक रह गया। पर क्यों माँ? तब माधवी ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे घमंडी युवराज ने उसे विवाह के बीच छोड़ दिया था और कैसे उसे ग्वालिन का वेश धारण कर ली फिर से मुलाकात की और कैसे बदले इस राह को उसने चुना। माँ की बातें सुनकर वीर की आंखें झुक गई। भरे गले में वह बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं अपने उस अहंकारी पिता को सिर्फ 7 नहीं 14 जूते मारूंगा। वीर ने कठोर स्वर में कहा, 7 तुम्हारे नाम के 7 मेरे। इतना कहकर वह राजधानी की ओर चल पड़ा। उधर समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका था। युवराज अर्जुन देव अब राजा बन चुका था। अपने पिता महाराज प्रताप का देहांत हो गया और पूरे राज्य की बागडोर अब उसी के हाथों में थी। जब वीर राजधानी देवगढ़ पहुंचा तो उसे यह जानकर झटका लगा कि उसका पिता अब इसी विशाल साम्राज्य का शासक है। पल भर के लिए उसका दिल डगमगा गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने मन को मजबूत कर लिया। वह चाहे राजा हो या साधारण इंसान, मेरा वचन नहीं बदलेगा। नगर को भली भांति देखने के बाद वह एक बूढ़ी माली औरत सुभागी बाई के घर ठहर गया। पहले तो सुभागी बाई ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वीर ने उसके सामने एक सोने का सिक्का रखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने खुशी खुशी उसे अपने घर में जगह दे दी। उसी रात वीर ने पूरे नगर में जगह जगह इश्तहार चिपका दिए। उन पर लिखा था, इस 1.5 चालकों की नगरी में अब 2.5 चालक आ गया है। जो ठगता है उसे कोई ठग नहीं सकता। सुबह होते ही पूरा शहर इन पर्चों की चर्चा गूंज उठा। जब यह बात राजा अर्जुन देव के कानों तक पहुंची तो उसका घमंड आहत हो गया। गुस्से में उसने तुरंत ऐलान करवा दिया कि जो भी इस 2.5 चालक को पकड़कर मेरे सामने लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। इनाम की घोषणा सुनते ही नगर का कोतवाल रुद्रदत्त सीधे दरबार में जा पहुंचा। हाथ जोड़कर उसने कहा, महाराज बस एक मौका दीजिए, मैं उसे 2.5 चालक को आपके चरणों में ला गिराऊंगा। राजा अर्जुन देव ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। उधर वीर पूरे नगर अब 2.5 चालकों के नाम से जाने लगा था। यह खबर पहले ही बूढ़ी माली औरत सुभागी बाई से सुन चुका था कि कोतवाल उसे पकड़ने की तैयारी कर रहा है। शाम ढलते ही कोतवाल रुद्रदत्त अपनी टुकड़ी के साथ नगर की गलियों में गश्त पर निकल पड़ा। उसी समय वीर ने एक नया रूप रचा। इस बार वह झुर्रियों से भरे चेहरे, फटे पुराने कपड़े वाली एक बूढ़ी अम्मा बन गई। वह नगर के मुख्य चौक में जाकर बैठ गया। अचानक चक्की में आटा पीसने लगा। कुछ ही देर में कोतवाल उधर से गुजरा। बूढ़ी अम्मा को देखकर वह रुक गया और रब से बोला, ए बुढ़िया, इस वक्त कहाँ क्या कर रही है? वीर ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, हुजूर क्या बताऊँ, इस नगर में वही 2.5 चालक आया है। उसने अपने घोड़े के लिए दाना पिसवाने का काम मुझे सौंपा है। बस उसी की प्रतीक्षा कर रही हूँ। इतना सुनते ही कोतवाल की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत कहा, तू हट, यहाँ से कपड़े उतार और मुझे दे। वीर ने मुस्कान चबाते हुए अपने मैले फटे वस्त्र कोतवाल को थमा दिए और कुछ कपड़े पहनकर चुपचाप वहाँ से निकल गया। पूरी रात कोतवाल नहीं बैठा, चक्की चलाता रहा। हर पल यही सोचता रहा, अभी 2.5 चालक आएगा और मैं उसे पकड़ लूँगा। सुबह होते ही लोग चौराहे से गुजरे तो यह दृश्य देखकर ठहाके लगाने लगे। नगर का कोतवाल रुद्रदत्त एक बूढ़ी अम्मा की तरह चक्की चला रहा था। किसी ने उंगली उठाई
किसी ने ताना मारा तो कोई जोर जोर से हंस रहा था। जैसे ही कोतवाल को अपनी दुर्दशा का एहसास हुआ, उसने गुस्से में चक्की फेंक दी और फिर पकड़कर बैठ गया। वहीं ढाई चालक तो मुझे ही ढाई चाल बन गया। यह बात जब राजा अर्जुन देव के कानों तक पहुंची तो वह गुस्से से दांत पीसने लगा। उसका कोतवाल पूरे नगर के लिए एक हंसी का पात्र बन चुका था। इस घटना के बाद पूरे शहर में ढाई चालक का ऐसा डर बैठा कि कोई भी उसे पकड़ने के हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार राजा ने एक बड़ा ऐलान करवा दिया, जो उसी ढाई चालक को पकड़कर मेरे सामने लाएगा उसे आधा राज्य इनाम में दिया जाएगा। आधे राज्य की घोषणा सुनते ही इस बार आगे आया नगर का फौजदार महावीर सेन। उसने छाती ठोकर कहा, महाराज, अब तक उसका सामना मुझसे नहीं हुआ, कल सुबह आपके दरबार में होगा। राजा ने थके हुए मन से सिर हिलाया और उसे भी शुभकामना दी। उधर वीर, जिसे अब पूरा नगर ढाई चालक के नाम से जानता था, फिर से बूढ़ी मालिन सुभागी बाई से बातें करने लगा। माई, वह मुस्कुराकर बोला, अब की बार कौन मेरी खोज में निकला है? सुभागी बाई ने इधर देखकर धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस बार फौजदार महावीर सेन ने ठान लिया कि तुझे पकड़कर राजा के सामने पेश करेगा। फिर हल्की हंसी के साथ पूछा, और घर में कौन कौन है? मालिन बोली, बस 3 ही लोग हैं। घर में बस 3 ही लोग हैं, सुभागी बाई ने धीमे स्वर में कहा। कुछ फौजदार महावीर सेन, उसकी पत्नी और उसकी बेटी की शादी को 12 साल बीत गए हैं, लेकिन उसका पति उसे लेने कभी नहीं आया। बेचारी आज भी मायके में बैठी है। इतना सुनते ही वीर की आंखें चमक उठी। उसने मन में एक नई चाल जन्म ले चुकी थी। अगले ही दिन वह ज्योतिषी का वेश धारण कर फौजदार के मोहल्ले में घूमने लगा। हाथ में छोटी सी पोथी, गले में मनकी की माला, आवाज़ में रहस्य, आओ भाग देखो, जो बिछड़ा है वह लौटेगा या नहीं, जो रूठा है वह मानेगा या नहीं। इस ज्योतिषी को सब खबर है। यह कहते हुए वह 3 से 4 बार फौजदार महावीर सेन के घर के सामने से गुजरा। आखिरकार महावीर खुद बाहर आ गया। उसने ज्योतिषी बने वीर को आदर से भीतर बुलाया और भारी मन से अपनी पीड़ा सुना दी। बाबा, मेरी बेटी की शादी को 12 साल हो गए, मेरा दामाद उसे लेने नहीं आया है। यह बोझ मेरे छाती पर पत्थर बनकर बैठ गया है। वीर ने गहरी सांस ली, गंभीर स्वर में बोला, आपका भाग अब करवट लेने वाला है। आपका दामाद बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका है, वह आज रात ही आपके द्वार पर आने वाला है। महावीर सेन की आंखें चमक उठी। सच में बाबा? आज ही वीर ने रहस्यमय अंदाज में सिर हिलाया। हाँ, आज ही, बस घर के हर कोने पर नज़र रखना। फौजदार ने प्रसन्न होकर उसे इनाम दिया और पूरे सम्मान के साथ विदा कर दिया। उसी रात महावीर सेन की आंखों में नींद कहाँ थी। वह पूरे परिवार के साथ दरवाजे के पास बैठा कानों को हर आहट पर लगाए रहा। जैसे अंधेरा गहराया, वीर ने अब व्यापारी का वेश धारण कर लिया। सिर पर सफ़ा, कंधे पर थैला और आवाज़ में अपनापन भरकर वह फौजदार के घर के बाहर घूमते हुए बोला, कहीं यह मेरी शादी हुई थी? बरसों हो गए, आज रास्ता भटक गया। यह सुनते ही महावीर सेन तुरंत बाहर आया। उसने व्यापारी को ध्यान से देखा, फिर भावुक स्वर में बोला, अरे इतने सालों के बाद कैसे याद रहेगा? आइए, अंदर आइए जमाई जी। वह उसने आदर के साथ उस घर के भीतर गया, अच्छे भोजन का प्रबंध कराया और चौबारे में आरामदायक बिस्तर भी लगवाया। मेहमानों की सेवा करके महावीर सेन खुद ढाई चालक की तलाश में नगर की गलियों में निकल पड़ा। आधी रात के सन्नाटे में वीर चुपचाप नीचे उतरा। फौजदार की बेटी गहरी नींद में सो रही थी। वीर ने धीरे से उसे जगाया और हाथ में चाकू दिखाकर फुसफुसाया, एक आवाज़ भी निकाली तो जान चली जाएगी। डर से कांपती लड़की ने अपने सारे गहने उतार दिए। वीर ने उसे खाट से बांध दिया, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। जाते जाते वह धीमे स्वर में बोला, अपने पिता से कहना, जिसे तू बाहर ढूंढता फिर रहा था, वही तेरा जमाई बनकर तेरे घर आया था। घर में रखा सारा धन समेटकर वह अंधेरे में गायब हो चुका था। सुबह होते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। फौजदार की बेटी बंधी हुई मिली और घर का सारा सामान अस्त व्यस्त था। महावीर सेन सिर पीटकर जमीन पर बैठ गया। हाय राम, मैं खुद ही ढाई चालक का शिकार बन गया। जब यह खबर राजा अर्जुन देव तक पहुंची तो उसका धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। गुस्से में वह गरज उठा, कोई भी किसी का नहीं है, अब खुद उस ढाई चालक को पकड़ूंगा। उधर वीर ने लूटा हुआ सारा धन बूढ़ी मालिन सुभागी बाई को सौंप दिया और मुस्कुरा कर बोला,
माँ ये बताओ इस बार मेरी खोज में कौन निकला है। सौभागी बाई ने आंखें फैलाकर कहा, बेटा अब तो खुद महाराज अर्जुन देव ही निकल पड़े हैं। यह सुनते ही वीर के चेहरे पर एक ठंडी संतोष भरी हंसी फैल गई। तो आखिरकार वही दिन आ गया जिसका मुझे शुरू से इंतजार था। रात गहरी हो चुकी थी। राजा अर्जुन देव ने नगर के चारों दरवाजे बंद करवा दिए। आखिरकार फाटक पर अपने स्वयं पहरा संभाला और पास ही अपराधियों को जकड़ने वाला लकड़ी का काठ रखवा दिया। उधर वीर ने अपनी आखिरी चाल चली। इस बार वह एक अत्यंत सुंदर युवती का रूप धारण कर अंधेरे में आगे बढ़ने लगा। सिर पर घूंघट, हाथों में फूलों की दीपक में सजी पूजा की थाली और चाल में लज्जा का भाव। जब वह राजा के पास से गुजरी तो अर्जुन देव की नज़र उस पर टिक गई। उसने आवाज़ दी, रुको, इतनी रात को तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। युवती ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं फौजदार की बेटी महाराज। राजा ने हैरानी से पूछा, इस समय बाहर क्यों। युवती ने धीमे और दुखी स्वर में कहा, महाराज कल रात वही कुख्यात ढाई चालक हमारे घर आया था। लूटपाट के साथ उसने मेरा सामान भी छीन लिया। अब मैं पास के भैरव मंदिर में अपने आप को फिर से पवित्र करने जा रही हूँ। इतना सुनते ही राजा का मन पसीज गया। राजा अर्जुन देव ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद वही युवती फिर लौट आई। उसके पास लकड़ी की काठ और इशारा करते हुए मासूमियत से पूछा, महाराज ये क्या है। राजा ने गर्व से उत्तर दिया, यह अपराधियों को पकड़ने का यंत्र है। आज इसी से ढाई चालक को कसूंगा। युवती ने उत्सुकता जताई, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। क्या आप मुझे दिखाएंगे कि इसमें अपराधी को कैसे बांधा जाता है। राजा हंस पड़ा, तुम्हें इसमें कैसे डालूं। तुम्हारे नाजुक हाथ पाँव हैं, छिल जाएंगे। चलो मैं खुद ही दिखा देता हूँ। इतना कहकर अपने हाथ पैर और काट के छेदों में डाल दिए। वही क्षण था जिसका वीर बरसों से इंतजार कर रहा था। पल भर में उसने काठ बंद किया और जोड़ से ताला जड़ दिया। राजा घबरा गया, अरे यह क्या कर रही हो, मुझे बाहर निकालो। युवती ने धीरे से घूंघट उठाया, और तेरी बेटी हूँ महाराज, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैं वही हूँ जिसे तू ढाई चालक कहता फिरता था। राजा की आंखें, वीर ने अपनी जेब से कालिख निकाली और राजा के चेहरे पर मल दी। फिर उसने एक एक करके 7 जूते मारे। यह मेरी माँ माधवी के नाम के हैं। जिसके बाद उसने फिर से 7 जूते लगाए, और यह मेरे नाम के। बदला पूरा कर वहीं वीर अंधेरे में गायब हो गया। सुबह हुई तो पूरे नगर में हड़कंप मच चुका था। लोग राजा को काट से बाहर निकाल लाए। उसकी हालत देखकर सब दंग रह गए। लेकिन राजा अर्जुन देव के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था। राजा अर्जुन देव के मन में वही प्रश्न बार बार गूंजता रहा, उस लड़के ने क्यों 7 मेरी माँ के नाम और 7 मेरे नाम के। अगले ही दिन राजा ने पूरे राज्य में ऐलान दिया, ढाई चालक के सभी अपराध क्षमा किए जाते हैं। वह तुरंत दरबार में उपस्थित हो, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। कुछ ही समय बाद वीर दरबार में पहुँचा। राजा की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, हुआ अबाक रह गया। कुछ पल तक वह उसे देखता ही रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, तू कौन है जो मेरे दिल पर इतना भारी पड़ गया। वीर ने शांत स्वर में अपनी माँ माधवी की पूरी कहानी सुना दी। खेतों में लेकर मंडप तक, ग्वालिन के बेश से लेकर उस अंगूठी तक, अपने जन्म तक का हर सच। अंत में उसने राजा के सामने वही सोने की अंगूठी रख दी जो राजा ने कभी उसकी माँ को दी थी। अर्जुन देव की आंखें भर आई। वह अंगूठी वह पहचान चुका था। राजा ने तुरंत माधवी को सम्मान के साथ राजमहल बुलाया। उसके सामने सिर झुकाकर बोला, मैंने घमंड में जो किया यह उसी का फल है, मुझे क्षमा कर दो। फिर उसने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, वीर मेरा पुत्र है। आज से वही इस राज का युवराज होगा और माधवी मेरी माँ रानी। ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा राजमहल गूंज उठा। इस तरह एक साधारण ग्रामीण बेटी ने अपने साहस, धैर्य और बुद्धि से एक राजा का घमंड तोड़ा, अपना वचन पूरा किया। उसका बेटा ढाई चालक उसी वीर राज का उपराज बन गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना है। जय माता दी।